जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल राइज एजुकेशन सेंटर में। इस वीडियो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 2 को कवर करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो है पार्ट 1 में हम लोगों का जो है 4 ही भाग हो पाया था। 4 भाग वो आपको हम बता देते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। ये 4 पार्ट को हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया था। इसके बाद जो बचे 4 पार्ट हैं, यानी कि एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये जो चारों बचे पार्ट और हैं, इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हाँ, अगर कोई भी ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो पार्ट 2 को देखने से पहले आप पहले पार्ट 1 को देख लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 1 को आप अगर पहले देखते हैं तो ये वाला पार्ट आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ क्या है, हम लोगों ने उधर 4 पार्ट को कवर किया था, तो यहाँ 5वां पार्ट जो है एडवर्ब। एडवर्ब यहाँ पे हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या रहा है कि एडवर्ब, एडवर्ब को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। यानी कि एडवर्ब को हिंदी में जो कहा जाता है वो क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसका डेफिनेशन जो होता है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, कह रहा है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड विथ अ वर्ब। कह रहा है कि एक जो क्रिया विशेषण होता है वो ऐसा शब्द है जो कि एक क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है। यूज्ड मीन्स प्रयोग किया जाता है। एन एडजेक्टिव मतलब एक विशेषण के साथ प्रयोग किया जाता है, अथवा अनदर एडवर्ब किसी अन्य क्रिया विशेषण के साथ प्रयोग किया जाता है। टू ऐड मीन्स जोड़ने के लिए, समथिंग टू इट्स मीनिंग मतलब इसके अर्थ में। यानी कि अगर हिंदी में हम अगर देखना चाहें तो यहाँ देखिए हिंदी में भी हमने लिख दिया है कि जो शब्द किसी विशेषण, क्रिया या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या कह रहा है कि ऐसे शब्द जो किसी क्रिया का, ठीक है, या किसी विशेषण का या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कह रहा है कि एग्जैक्टली, जैसे कहते हैं ना किसी चीज को एग्जैक्ट टाइम, जैसे एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या है? अगर आपको कोई टाइम दिया है 2:30 पे, है ना, तो अगर 2:30 पे ही आप उपस्थित हो गए हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ, ये जो व्यक्ति है ये एग्जैक्ट टाइम पे आया है। एग्जैक्ट मतलब एकदम जो बताया हुआ टाइम है उसी टाइम पे। बेरी तो आप जान ही रहे होंगे बहुत, और लाउडली मीन्स जोर से। इसको हम लोग जो है यहाँ वाक्य में जो है प्रयोग करके एक बार देख लेते हैं। जैसे एरोप्लेन, एरोप्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर द हिल, ओवर द हिल। अभी देखिए क्या कह रहा है कि द एरोप्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर द हिल, यानी कि ये जो हवाई जहाज हो एग्जैक्टली कहाँ से है? हिल के ऊपर से। ओवर मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर से, है ना। तो ये जो एरोप्लेन उड़ रहा है वो कहाँ उड़ रहा है? मान लेते हैं ये जो है हिल है, यानी कि चोटी है। ठीक है, तो एरोप्लेन जो हो रहा है जस्ट इसी के ऊपर से जब उड़ रहा है, ठीक है, तो ऊपर से जब उड़ रहा है तो उसके लिए क्या लग रहा है? एग्जैक्टली लग रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा ले लेते हैं। दूसरे के लिए जैसे हम अगर कह देते हैं कि सी, यहाँ पे एक वाक्य बनाते हैं, सी वॉज वेरी, क्यूट, गर्ल लगा देते हैं, GIRL, है ना। जैसे कह रहे सी वॉज वेरी क्यूट गर्ल, वह बहुत सुंदर लड़की थी, है ना। अब देखो यहाँ पे एडवर्ब क्या है? अभी ये क्या कह रहा है कि सी वॉज वेरी क्यूट गर्ल, है ना। अभी यहाँ पे देखिए जो ये बेरी शब्द आ रहा है, ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे ये एडवर्ब है। अभी आगे समझाते हैं कि क्यों एडवर्ब है। इसके पहले हम लोग पहले ये लाउडली को भी वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अभी लाउडली को जैसे हम लिख दें कि ही साउटेड, ही
shouted loudly। तो कह रहा है कि he shouted loudly, वह जोर से चिल्लाया, है ना। अब हम बारी बारी से तीनों में जो है, ये जो तीनों वाक्य अभी हम लोगों ने लिखा है, इसमें हम लोग जो है एडवर्ब को देख लेते हैं कि एडवर्ब है कहाँ। ठीक है, अभी देखिए इसमें जो है पहले में जो कह रहा है द एरोप्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर द हिल, तो इसमें हम लोगों का जो एडवर्ब बनेगा वो एग्जैक्टली बनेगा। हम लोगों का एडवर्ब जो होगा वो होगा एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ आपका ये जो है एग्जैक्टली ये हो जाएगा एडवर्ब। दूसरे को देख लेते हैं, सी वॉज वेरी क्यूट गर्ल। अभी यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो एडवर्ब होगा वो क्या होगा, सी की विशेषता, यानी कि ये जो सी है, अभी आपको समझने के लिए जैसे यहाँ पे हम सी के स्थान पे थोड़ी देर के लिए अगर हम यहीं पे लिख दें रीमा, यहाँ पे हम अगर कर देते हैं रीमा, ठीक है, तो अभी यहाँ आप ये मत मानिए कि यहाँ पे जो है सी है। ठीक है, यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे जो है एक लड़की का नाम है रीमा। ठीक है, और रीमा कैसी है, वेरी क्यूट, है ना, यानी कि बहुत सुंदर है। ठीक, अभी आप देखिए रीमा की विशेषता क्या है, पहले क्या है कि वो सुंदर है, इसके बाद जो आ रहा है वो कैसी है, बहुत सुंदर, है ना। तो पहले तो विशेषता जो आ रहा है सुंदर आ रहा है, और इस सुंदर की विशेषता जो बता रहा है वो क्या है, बेरी। तो यहाँ पे जो एडवर्ब बन जाएगा वो आपका बेरी जो है ये यहाँ पे एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, बेरी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्यूट की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये जो नेम लिखे थे ये समझाने के लिए लिखे थे, तो अब इसको हम अब इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे अब समझते हैं। कह रहा है ही साउटेड लाउडली, ही जो है वो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, लाउडली मतलब जोर जोर से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो है ये लाउडली जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, लाउडली क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। अब हम लोग छठवें पार्ट को देख लेते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहा जाता है स्थानबोधक अव्यय। इसे जो है रिलेटिंग वर्ड कह दिया जाता है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि दिस इज रिलेटिंग वर्ड, यानी कि यह जो होता है ये रिलेटिंग वर्ड होता है। कैसे, अभी पहले हम लोग हिंदी में परिभाषा इसका देखते हैं। कह रहा है कि वे शब्द जो यह बतलाते हैं कि एक वस्तु दूसरे वस्तु की किस दिशा में है, एक वस्तु जो है वो दूसरे वस्तु की किस दिशा में है, अर्थात दोनों वस्तुओं की एक दूसरे के प्रति क्या स्थिति है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो आप परिभाषा देख रहे हैं, ये परिभाषा ये बतलाता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से किस दिशा में है। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। जैसे एक मेज है, ठीक है, उस पे क्या किया गया है, एक बुक रखा गया है। ठीक, अब मेज और बुक का क्या संबंध है, अभी उसको हम कैसे कह सकते हैं, जब हम वाक्य में लेंगे तो कैसे कहेंगे, यही कहेंगे ना कि जो पुस्तक है यानी कि जो बुक है वो कहाँ पे है, मेज पर है ना। तो यहाँ पे क्या पर शब्द जो आ रहा है यही आपका प्रीपोजिशन होगा, और आप पर के लिए क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे ना। अभी इसको हम लोग आगे ही समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जो दिया गया है, ऑन है, इन है, आउट है, एट है ना, इस ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपके बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि प्रीपोजिशन के होंगे। ठीक है, तो इनको हम लोग वाक्य में यूज करके थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा मेज पर एक किताब है। ठीक है, अभी देखिए ये भी आप जानिए कि आपका ये जो प्रीपोजिशन जो आता है ये आपका किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले ही आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए टेबल क्या है, हम लोगों का ये टेबल नाउन हो जा रहा है, या फिर यहाँ पे हम लोग बुक देख लें तो भी ये भी नाउन हो जा रहा है। तो देखिए नाउन के पहले आया है और नाउन के बाद भी आया है ना। तो ये जो है यहाँ पे हम लोगों का ये ऑन जो है ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है इनका यहाँ पे दूसरा यहाँ डाल के कर लेते हैं। इनका अगर हम करते हैं तो जैसे हम कह सकते हैं कि
he is come in the room, है ना। अभी देखिए ये रूम के पहले क्या आया है, इन आया है, और ये अपना क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इसके बाद यू में गो आउट ऑफ माई रूम, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आउट है ये क्या है, ये जो है आपका प्रीपोजिशन है, ठीक। अब चौथा हम लोग देख लेते हैं। जैसे चौथे में यहाँ पे लिखा है एट, अब एट का जैसे हम लोग लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि ही इज एट द हाउस, यानी कि कह रहा है कि वह घर पर है। अब घर पर का मतलब क्या है, आप लोग कहोगे कि सर जी आपने यहाँ बताया है कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यानी कि जो किताब वो मेज पर है, और यहाँ एट मीन्स भी पर होता है और ऑन मीन्स भी पर होता है, तो सर जी आप ये कहेंगे कि ही इज एट द हाउस, वो घर के ऊपर है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं या फोन पे बात करते हैं, तो बेसिकली जब कोई पूछता है तो हम ऐसे ही कहते हैं कि हाँ हम घर पे ही हैं, है ना। तो घर पे का मतलब क्या, आप घर पे हो, जरूरी नहीं है कि आप जस्ट अपने घर पे ही हो। अगर आप घर के बगल भी हैं तब भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हो कि हाँ आप घर पर हो। तो ऐसे स्थिति में जब आप जस्ट किसी चीज के ऊपर ना हो, तो वहां पे आप क्या प्रयोग करोगे, एट का प्रयोग करोगे, और ये जो एट है ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन। इसके बाद अब हम लोग जो है प्रीपोजिशन टॉपिक को एक पूरे वीडियो में जो है अलग से समझेंगे। वहां पे प्रीपोजिशन को पूरे डिटेल से, जितने प्रीपोजिशन होते हैं सबको डिटेल से समझेंगे। अब इसके बाद अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो दो और बचे पार्ट हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग सातवें पार्ट को अब देख लेते हैं। सातवां पार्ट है कंजंक्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है संयोजक शब्द। इसकी परिभाषा जो होती है, जो शब्द किन्हीं दो उपवाक्यों को जोड़कर अथवा दो नाउन अथवा प्रोनाउन को जोड़कर एक बड़े वाक्य में बदल दे, उसे कंजंक्शन कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो किन्हीं दो उपवाक्यों को जोड़कर अथवा किन्हीं दो नाउन अथवा किन्हीं दो प्रोनाउन को जोड़कर एक बड़े वाक्य के रूप में परिवर्तित कर दे, उसी को हम कहते हैं कंजंक्शन। जैसे एंड, बट, सो, ईटीसी, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे पहले हम लोग एंड का जब प्रयोग करेंगे, ये कहाँ यूज हो सकता है। जैसे हम लोगों ने लिखा कि राम इज गुड बॉय, ठीक। फिर इसके बाद एक वाक्य और है, जैसे श्याम, दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं श्याम इज ए गुड बॉय, ए गुड बॉय, ठीक। अभी देखिए दोनों में लिखा है राम इज अ गुड बॉय, सैम इज अ गुड बॉय, है ना। अब इसी को क्या करना है, जब एक लंबे वाक्य में परिवर्तित करना है, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, राम इज अ गुड बॉय, सैम इज अ गुड बॉय, क्या ऐसे लिख देंगे, नहीं लिखेंगे ना। तो इसी के लिए अभी देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देंगे राम, राम है तो राम कर दिए, ठीक है, राम हो गया। अब श्याम है तो श्याम को भी करना है, तो राम श्याम नहीं कर सकते हम तुरंत, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे एंड, राम हो जाएगा और एंड। अब यहाँ हम लिख देंगे श्याम, SHYAM। अब हो गया राम एंड श्याम। अब बाकी यहाँ से यहाँ तक देखिए ये आपका कॉमन है। अब इसी को उठा के अब लिख दीजिए इज अ गुड बॉय, ठीक है, राम एंड श्याम इज गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका एंड आ गया। तो एंड क्या है, यहाँ पे देखिए संयोजक, संयोजक का मतलब क्या है, किसी चीज को जोड़ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, राम और श्याम को एंड क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। तो जब भी जोड़ने का काम होगा तो वो कंजंक्शन का होगा, ठीक है। आगे इसके बाद आठवां अब हम लोग इंटरजेक्शन समझ लेते हैं। इंटरजेक्शन को हिंदी में कहा जाता है विस्मयादिबोधक अव्यय।
इसकी जो परिभाषा है वो कह रहा है कि भाव प्रकट करने वाले वे शब्द जिनसे आश्चर्य, दुख, हर्ष आदि प्रकट होता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कह रहा है ओह, ब्रावो, अलास, ईटीसी। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अभी इसको हम लोग वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं ओह, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ओह ही इज फेल्ड, ठीक है, अरे वह फेल हो गया। अब यहाँ क्या है बताओ, दुख है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो ओ है ये क्या दिखाता है, दुख को दिखाता है। ठीक है, समझ गए। वैसे ब्रावो जो होगा ये बहादुरता को दिखाता है ना, जैसे जब कोई बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब कोई बहादुरी का काम जब करते हैं तो वहां पे ब्रावो लगा के ये वाला एक्सक्लेमेटरी जो है मार्क लगा दिया जाता है। इसके बाद जो भी उसकी बहादुरता है उसका वर्णन कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था ये आपका खत्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग जो है जो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको हम लोग एक एक पार्ट को जो है एक एक वीडियो में पूरा डिटेल से समझेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा, होमवर्क आपका यही है। जय हिंद।